नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह यूपीएससी के लिहाज से देखेंगे तो आपका जीएस का पेपर 3 जो है, और पेपर 3 में एक सेगमेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वहां से जाकर के जुड़ेगा। और मैं कहूं इस साल के लिए यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि ये टॉपिक होने वाला है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चर्चा है क्या है, COP 28। अभी आप जान रहे हैं कि COP 28 जो है मीटिंग दुबई में होने वाली है, यानी कि यूएई में। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं। 2 सप्ताह तक जो है यह मीटिंग चलने वाला है, यानी कि 30 नवंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और 12 दिसंबर तक यह मीटिंग चलेगा। पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, दुनिया में तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, उसको कैसे कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए, इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए तकरीबन 200 देश वहां पर पहुंचे हैं, एक्सपर्ट पहुंचे हैं, साइंटिस्ट पहुंचे हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पहुंच चुके हैं। प्रत्येक वर्ष ये आयोजन होता है और अमूमन यह देखा गया है कि वर्ष के अंत में होता है। जैसे कि दिसंबर का महीना है तो इस महीना में देखेंगे कि आप अंत में हो रहा है, तो इसी तरह से ये किया जाता है काम। अब यूपीएससी में आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट है, ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी देखेंगे कि आपको इस पर काफी प्रश्न मिल जाएंगे। और जब भी इस तरह का COP 28 का भी आया है तो इस पर आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रश्न रहेगा। इससे पहले भी आप देखेंगे पेरिस समझौता काफी चर्चा में रहा था, वह भी COP का हिस्सा है। तो इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक मसला यह है कि क्या है COP 28, इस पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही, किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाएगा। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और इसमें आपको क्या करना है, तो एक पेन निकालिए और पेज निकालिए, क्योंकि आज सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ बातों को नोट करते चलना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा एक बात इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि इस सम्मेलन पर विवाद हो गया है। अब अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी कोई सम्मेलन होता है तो पहले की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं में कुछ विवाद रहता है, उसको लेकर के मीटिंग होता है, वहां पर चर्चा की जाती है, कुछ डिक्लेरेशन होता है, आउटपुट निकलता है। लेकिन इस सम्मेलन में जो विवाद हुआ है वह दूसरे तरीके का विवाद है। और वह विवाद यह है कि आपने जो ये यूएई को मेजबानी करने दे दिया, इसी मेजबानी को लेकर के ही यह विवाद हो चुका है। इससे पहले भी एक बार विवाद हुआ था जब कतर ने इसकी मेजबानी की थी, तब भी विवाद हो गया था, और इस बात दुबई को लेकर के। तो हम इस बात को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए, मैंने नाम लिया कि कतर, और फिर मैं कह रहा हूं कि जब यूएई में जब ये हुआ है तब भी विवाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस दोनों में कोई ना कोई समानता जरूर होगी। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देखेंगे तो कतर का और यूएई का ये मिडिल ईस्ट में ही आते हैं, और यहां पर ये तेल उत्पादक देश भी माने जाते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड declared on day 1 of COP 28 summit। अब यहां पर लॉस एंड डैमेज फंड, इसकी चर्चा मैं आपको विस्तार से करने वाला हूं, क्योंकि यह जो है पिछला जो COP 27 हुआ था, COP 27 जो हुआ था मिस्र में, वहां पर इसकी चर्चा की गई थी। वहीं से यह बात की जा रही थी कि लॉस एंड डैमेज फंड एक बनाया जाना चाहिए। इस पर मैं जब विस्तार से लास्ट में बात करूंगा तब मैं विस्तार से आपको बता दूंगा कि क्या मसला है। अब यहां पर इस COP 28 की सफलता इस बात से मानी जाएगी, यह COP 28 अपने आप में ही ऐतिहासिक इस वजह से हो गया कि इसके पहले ही दिन जो बहुप्रतीक्षित एक बात था वह फुलफिल हो चुका है। एक डिमांड मान लिया है, दुनिया भर के देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है, वह लॉस एंड डैमेज फंड है। और यह डे 1 ही जो है इस समिट के डिक्लेयर हो गया है। तो अगला जो 12 दिन होने वाला है, इस पर पूरा चर्चा जो चलने वाला है 12 दिसंबर तक, तो इस सब पर जो है नजर रहने वाला है, और इस सब में इस फंड की भूमिका रहने वाली है किस तरह से, उस पर हम विस्तार से चर्चा करके आपको बताएंगे। प्रमुख बिंदु क्या है, अब चलते हैं यहां से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको आप ध्यान में रखिए, UNFCCC इसको कहा जाता है। इसके तहत ही सारे कामकाज जो है वह किया जाता है। इसके पक्षकारों का 28वां सम्मेलन। अब देखिए, जैसा मैंने कहा COP 28, अब COP 28 का मतलब है यहां पर ये 28वां सम्मेलन है, यानी कि इससे पहले जो है 27 सम्मेलन हो चुका है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टनर्स इसको कहते हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स हो गया। और ये जो हस्ताक्षर
करता देश हैं वो सभी मिलकर के बातें करते हैं, बैठते हैं, जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करते हैं और ये 28वां बार होने वाला है। तो मामला समझ में आ गया, इस शब्द को लेकर के बहुत परेशान होना नहीं है, ठीक है। जैसा पहले ही बता चुका हूं 30 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 12 दिसंबर तक चलेगा। यूएई के दुबई में ये हो रहा है। इतना तो फैक्ट हो गया, अगर यहां से जानकारी आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। कॉप की बात करते हैं, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, साल के अंत में अमूमन होता है। इस साल जो है 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक हो रहा है और वर्ष 1992, यहां ध्यान देने की जरूरत है। अब जब यहां पर हम चलेंगे, सबसे पहले कॉप को देखेंगे और वर्ष 1992 से मैं कहूंगा कि संयुक्त राज्य जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश इसमें शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं और UNFCCC कन्वेंशन का निर्माण करते हैं और जो कि यह जो है सर्वोच्च निकाय है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जब यहां 1992 की बात करेंगे तो यहां ठहर करके आपको सोचने की जरूरत है, आखिर यह चीज जो है चर्चा में क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ा कि इस तरह के चीजों का ये UNFCCC कन्वेंशन किया जाए। देखिए, क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, दुनिया भर में जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हीट वेव जैसी समस्याएं आ रही है, या आप देख रहे होंगे कि लगातार बेमौसम बरसात हो रहा है, यानी कि विषम जलवायु हो चुका है। इसी को कहते हैं पर्यावरण जो है वह अनुकूल नहीं रह गया है जनजीवन के लिए। इस तरह की चीजें जब लगातार बढ़ने चली गई तो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने, वैज्ञानिकों ने, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये जरूरी समझा कि अब यह मसला जो है वो हार्ड न्यूज हो चुका है। हार्ड न्यूज कहने का तात्पर्य होता है, मीडिया के दुनिया का एक शब्द है, कहने का तात्पर्य होता है कि अब आप इसे और टाल नहीं सकते, कल के लिए नहीं छोड़ सकते, ये सॉफ्ट न्यूज नहीं रह गया, इस पे बात करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लगातार यह देखा जाता रहा कि आपका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, वर्षा के पैटर्न के चेंज होने से कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का कृषि जो है वह वर्षा पर निर्भर है। अब देखिए, यहां पर चूंकि मानसून आधारित कृषि भारत की है, यदि वर्षा का पैटर्न खराब हो गया तो भारत की कृषि जो है उस साल की स्थिति जो है बेकार हो जाएगी, यानी कि उत्पादकता जो है, प्रोडक्शन फसल की, वह कम हो जाएगा। इससे खाद्यान्न संकट हो सकता है, भूखमरी की समस्या हो सकती है और भारत में इस तरह की समस्या जो है वो लगातार देखी जाती रही है। चूंकि इसका साइज भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी यहाँ पर ज्यादा है। इन चीजों को समझिए। जैव विविधता पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता रहा। साथ ही अंततः यह देखा गया कि कहीं न कहीं इस तरह से पर्यावरण में इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, तो पशु हो चाहे वो मानव हो, उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी समझा गया कि हमें समय के साथ तत्परता दिखाते हुए कुछ पहल करना चाहिए। कब कब पहल हुआ वह मैं बताऊंगा। भारत के दृष्टिकोण की चर्चा कर लेते हैं। अब समझ लीजिए, इस कन्वेंशन का महत्व इतना अधिक है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई जा चुके हैं। अब वहां पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह सम्मेलन जो 12 दिन तक चलने वाला है, कितने अधिक विचार विमर्श किए जाएंगे। भारत के दृष्टिकोण की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा था कि भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि पहले नंबर पे कौन आता है, वह है यूएसए, दूसरे नंबर पे आता है चाइना और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिटर है, 1, 2 और 3। अब यहां पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, यूएसए जो है वह इमिशन जो ग्रीन हाउस गैसेस का करता है वो बहुत ज्यादा, चाइना भी, उस इन दोनों की तुलना में भारत की स्थिति कम है, यानी कि भारत जो है ग्रीन हाउस गैसेस की जो उत्सर्जन है वह कम करता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के हिसाब से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे। अच्छा, भारत ऐसा भारत के संदर्भ में क्यों है? क्योंकि एक तो भारत के साइज को लेकर के बातें की जाएगी, क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाएगा, दूसरा पॉपुलेशन को भी ले लीजिए, और यहां पर अभी जो है उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, समय के साथ पूंजी आ रहा है, निवेश हो रहा है यहां पर। इसके अलावा तकनीक नए नए आ रहे हैं। अब नए नए तकनीक जब आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका विकास होगा, आधारभूत संरचना बढ़ेगा, रोजगार के अवसर वगैरह करने के लिए ये सब काम करना पड़ता है और इसमें निश्चित तौर पर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा ही। तो भारत इन सब चीजों के लिए प्रतिबद्ध भी है। किस तरह से वह नेट जीरो की संकल्पना जो है उसको कैसे पूरा करे, इन सब चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो यहां 2-3 बातें आप समझ गए कि भारत के लिए क्यों जरूरी है भारत का इस सम्मेलन में जाकर के वहां
वहां पार्टिसिपेट करना और एक्टिव पार्टिसिपेट करना इन सब चीजों के लिए क्यों जरूरी हो जाता है। यहां पर मैंने आपसे बात किया था 1992 की कि शुरुआत कहां से इसकी होती है। देखिए 1992 में एक अर्थ समिट होता है। थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको जुड़े रहना होगा क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूं। इसको पढ़ लेने के बाद आपको बहुत अधिक इस पर काम करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हालांकि अभी 12 से 15 दिन तक इस पर ढेर सारे आर्टिकल आने वाले हैं, तो आपके लिए यह जरूरी होगा कि आप अखबार में, मैगजीन में इन चीजों को विस्तार से पढ़ें ताकि आपकी समझ इन चीजों के लिए बेहतर हो जाए। 1992 में अर्थ समिट हुआ था और अर्थ समिट जो है वो रियो डी जेनेरो में हुआ था और यह ब्राजील में स्थित है। वहां पर इस बात की पहली बार परिसंकल्पना की गई और यह तय किया गया कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको किसी भी तरह से तत्परता दिखाते हुए पूरी दुनिया को आगे आते हुए कम करना पड़ेगा। इसका उत्सर्जन यदि हम नहीं करते हैं तो दुनिया की टेम्परेचर जो है इस वायुमंडल का बढ़ता चला जाएगा और रहने लायक ये पृथ्वी नहीं बच जाएगी। अब बात आती है कि वहीं से इन सब चीजों की शुरुआत होती है। हम आएंगे फिर से उस पर विस्तार से, लेकिन कुछ प्रमुख जो इस कॉप हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। क्या भारत ने कभी इसकी मेजबानी की है? निश्चित तौर पर यह हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए भारत भी इसकी मेजबानी कर चुका है और यह हुआ था 2008 में। 2008 में कॉप 8 हुआ था, ठीक है। 2008 में ये नोट कर लीजिए आप, चूंकि इंडिया का पूछा जा सकता है, यूपीएससी हो सकता है कि एक स्टेटमेंट बना दे इंडिया को लेकर के, ठीक है, क्योंकि मेजबानी पर ही। अब देखिए यूपीएससी कैसे सोच सकता है, इस बार विवाद किस पर है? मेजबानी को लेकर के कि भाई साहब आपने मेजबानी यूएई को दे दिया, ठीक है। यूएई खुद ही एक तेल उत्पादक देश है, वह तेल उत्पादन करेगा, उससे कार्बन इमिशन बढ़ रहा है और वो कह रहा है कि हम प्रोडक्शन भी इसका बढ़ाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने दे दी है। तो जाहिर सी बात है मेजबानी पर, जैसा मैंने कहा था कि प्रश्न उठ गया है, तो वहां ये मुद्दा आकर के जुड़ जाएगा। यूपीएससी ये सोच सकती है कि चलो भारत ने कब मेजबानी किया था ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले से तैयार रखिए। 2008 में भारत ने मेजबानी की थी, उस वक्त कॉप 8 हुआ था और वह इंडिया में हुआ था। यहां ध्यान देना एक वाली बात है कि उस वक्त इस तरह की चीजें जो थी, मतलब आज जितने बड़े लेवल पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इतने बड़े लेवल पे उस वक्त 2008 में यह सम्मेलन नहीं किया गया था या उस वक्त होता ही नहीं था, क्योंकि इन बातों को लेकर के यह दुनिया बहुत गंभीर नहीं थी। उस वक्त क्या हुआ था, इस सम्मेलन में बहुत सारे दुनिया भर के पर्यावरण के जो मंत्री हैं विभिन्न देशों के, वो मिले थे, एक्सपर्ट मिले थे, साइंटिस्ट मिले थे, बिजनेसमैन मिले थे और इन सब चीजों पर चर्चा परिचर्चा की थी। लेकिन समय के साथ इस सम्मेलन का महत्व बढ़ता गया और पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा यह सम्मेलन बन गया। यदि आपको मैं बात करूं कि 2009 में फिर जो मामला आता है वह कॉप 15 का आता है, वह कोपेनहेगन में होता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण, एक पहले भी मैंने कहा था, वह पेरिस सम्मेलन, और पेरिस सम्मेलन जो है वह कॉप 21 से निकल के आता है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। कुछ चीजें आपको नोट करनी चाहिए, जैसे कि पेरिस सम्मेलन जो हुआ था वह कॉप 21 से, ठीक है, और यह 2015। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसको लेकर के काफी विवाद भी रहा, यूएस इससे बाहर भी हो गया था। इन सब चीजों पे थोड़ा सा हम विस्तार से देख लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कॉप 26 जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था और वह 2021 में हुआ था, वह भी चर्चा का विषय बना रहता है। तो उसके बाद जो 27 की मैंने चर्चा की थी, कॉप 27 मिस्र में, और वहां पर ही चर्चा किया गया था कि ये जो फंड है लॉस एंड डैमेज, उस पर बात की जाए और विकसित देश इसको लेकर के आगे भी आए थे। विकासशील देश लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे थे कि हमें पूंजी चाहिए, हमें फंड चाहिए, आपके पास है तो हमें दीजिए, ताकि हमारा जो विभिन्न आपदाओं के वजह से, डिजास्टर जो आते रहते हैं समय पर, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कर सकें। इन सब बातों को लेकर के ये सभी बातें जो है इस मीटिंग में चर्चा में रहने वाली है। अगले 2 सप्ताह तक आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको बहुत चौकन्ना होकर के इस टॉपिक को पढ़ना है, ताकि कोई भी चीज आपको यहां से छूट ना जाए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यूपीएससी इस टॉपिक पे प्रश्न पूछेगी ही पूछेगी, चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, यूपीएससी को यहां से प्रश्न पूछना है। इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। इसका उद्देश्य क्या है, ये पूरा जो कन्वेंशन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने की जो प्रगति है, जो हमने पिछले 27 मीटिंग में हमने जो कस्में खाई हैं, दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने वादे किए हैं एक दूसरे से कि हाँ हम इमिशन को कम करेंगे, तो क्या क्या आपने किया है, निश्चित तौर पर उसका एक रिव्यू होना चाहिए, फीडबैक भी लिया जाएगा, तो ये आकलन किया जाएगा। और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इस कॉप 28 मीटिंग में
जो बातें की जाएगी उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब चीजों को जो काम करना है, जो तैयारियां करनी है, उन सब चीजों पर भी चर्चा की जाएगी। अब जैसे मैंने कहा था कि UNFCCC ये जो फ्रेमवर्क लाया गया था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क, इस पे जरा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण फ्रेमवर्क है और वैश्विक स्तर पर यह अपने आप में सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करता है। और यह कहां पे, सीधे यूएन के कंट्रोल में होता है, यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में होता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992, जिसकी मैंने चर्चा भी किया था कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन भी इसको कहते हैं, क्योंकि उस शहर में हुआ था, ब्राजील के रियो डे जेनेरो शहर में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उद्देश्य वही बातें घूम फिर के आएगा कि पृथ्वी की जो औसत उम्र है उसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, तो जलवायु परिवर्तन जो है उसको रोकना है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको किस तरह से रोकना है। इसका सचिवालय जो है वो जर्मनी के वान शहर में है। 198 सदस्य, जो कि बढ़ के कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 199, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तकरीबन 200। तो यूपीएससी इतना फैक्ट आपसे नहीं पूछने वाली है, इस बात को ध्यान रखना है। पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए ये दो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इस दोनों की स्टडी आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा, लेकिन आपके लिए यह तैयार होना बेहद जरूरी हो जाता है। अब यहां पर इन बिंदुओं पर केंद्रित रह सकता है COP28। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बार का जो सम्मेलन है किन किन बातों पर आधारित हो सकता है, किन किन बातों की चर्चा इस सम्मेलन में हो सकती है। देखिए, 2030 से पहले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए क्लीन एनर्जी के ओर बढ़ने की बात की जाएगी। जब इस तरह की बात की जाएगी तो यहां पर क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा की चर्चा कर दी जाएगी, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा आपको ध्यान रखना है, तो यहां से एक टॉपिक जो है वो साइंस का भी आकर के जुड़ जाएगा, उसको भी वहां जाकर के आपको जो एनर्जी का चैप्टर है उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर वैश्विक क्षमता यदि हम देखें नवीकरणीय ऊर्जा की, तो वह आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो तकरीबन 34,000 गीगावाट की है। और यह टारगेट रखा गया है कि 2030 तक यह क्षमता बढ़ा लेना है। और यह क्षमता कितना बढ़ाना है, 3 गुना, 3 टाइम्स इसे करना है। कितना है अभी, 34,000, ठीक है, गीगावाट में ये है, गीगावाट में ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ चीजें हैं कि यहां पर इन सब चीजों को करने से ये चर्चा चलेगा। इस मीटिंग में पहले भी इस पर बातें हो चुकी है और COP28 में पक्का इस पर बातें की जाएगी, ये तैयारियां की जाएगी कि आगे किस तरह से इस पर काम करना है। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए अमीर देशों को कहा जाएगा कि भैया आप गरीब देशों की मदद कीजिए, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, रफ्तार में पीछे रह गए हैं, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे अधिक नुकसान जो है झेलना पड़ेगा वह विकासशील देश या गरीब देश हैं उनको। इसलिए आपके पास तकनीक है, आपके पास संसाधन है, तो इन गरीब देशों को मुहैया करा दीजिए ताकि ये स्थिति से उबर सके। इसमें मतलब ये बाध्यकारी नहीं किया गया है कि आपने पहले कार्बन इमिशन कर लिया, आपने ही पर्यावरण को बहुत डैमेज किया गया, कोशिश किया गया। देखिए, ये फैक्ट तो है ही कि औद्योगिक क्रांति यूरोप अमेरिका में हुआ तो पर्यावरण को डैमेज भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा किया। लेकिन इस बातों में ना पड़ते हुए, क्योंकि अगर ये बातें हमेशा चर्चा में आएगी तो आप समझ सकते हैं कोई समझौता होगा ही नहीं, एक भी MOU साइन नहीं हो पाएगा विभिन्न देशों के बीच में। इसलिए इन बातों को दरकिनार करते हुए, और जैसा मैंने पहले कहा कि लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई, जो कि अप्रूव भी हो गया कल ही 30 नवंबर को पहले दिन मीटिंग में, यह बातें की जाएगी और लोगों को कहा जाएगा कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल आपको अपना जीवन शैली करना चाहिए ताकि ऊर्जा की जरूरत है वह अधिक ना हो और इस तरह से जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का वह भी कम हो सकेगा। COP28 को पहले के सम्मेलन की तुलना में और अधिक समावेशी बनाने पर जोर होगा, जो कि दिखता हुआ नजर भी आ रहा है। पहले दिन की जो सफलता है, लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव होना, यह निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि यह और भी अधिक समावेशी हो सकता है और अपने उद्देश्य को आगे ले जा सकता है। किन मुद्दों पर विवाद हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले ही यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने पहले कहा था, मैंने एक लोकोक्ति आपसे कहा था कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया, तो यहां पर मेजबानी को लेकर के मामला फंसा है और वह UAE को लेकर के मामला फंस गया है। UAE, इससे पहले मैंने कहा था कतर जब एक बार मेजबानी किया था कोप की तब भी यह मामला फंसा था। यहां पर UAE को लेकर के मामला देश को लेकर के नहीं है, लेकिन UAE ने जो कुछ नीति बनाई है उसको लेकर के मामला फंसता नजर आया है, उसको अभी देख लेते हैं।
अनबेटेड फॉसिल फ्यूल की बातें की गई है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मिडिल ईस्ट का कंट्री है और मिडिल ईस्ट जो है तेल उत्पादक की बात करता है, मतलब तेल के आधार पर उसका अर्थव्यवस्था पूरा चलता है। और लगातार ये भी कह रहा है कि मैं जो है तेल उत्पादन और बढ़ाने वाला हूं। ध्यान देना है, आप COP 28 की मीटिंग में कहने वाले हैं कि भैया हम इमिशन को कम करेंगे लगातार, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ये दोनों बातें एक जैसे आपको लग रहा है कि इसमें द्वंद्व नहीं है क्या? आप एक तरफ एक बातें कह रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बातें कह रहे हैं। तो यही बातें दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम यहां पर इमिशन कम कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ऑयल का, तो फिर कैसे इमिशन कम होगा? क्योंकि इमिशन के लिए वह भी तो जिम्मेदार है। तो यही बातें यहां पर विवाद फंसता हुआ नजर आ रहा है। अनबेटेड फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ कि देखिए कोयला हो गया या तेल हो गया या गैस जैसे जो भी जीवाश्म ईंधन है, इन ईंधनों से होने वाले जो इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, और वो वायुमंडल तक जो पहुंचता है, उसको रोकने की तकनीक का इस्तेमाल किए बिना इसका प्रयोग यदि आप कर लेते हैं, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि ये इमिशन जो जीवाश्म ईंधन से हुआ है, इस इमिशन को रोका जाए, आप उसका प्रयत्न नहीं करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के समस्या हो सकता है। भविष्य में इसके प्रयोग को लेकर के देशों में असहमति बनने की पूरी संभावना है, और भविष्य में ही क्यों, अभी ही इसी सम्मेलन में असहमति लगातार उभर करके सामने आ रहा है। मीडिया तो कम से कम यही कहती हुई फिलहाल नजर आ रही है। COP 28 के जो अध्यक्ष है ना, उनको लेकर के मामला फंसा है। अब क्यों, मैं अब वहां पर आ जाता हूं, अभी तक रोक रखा था मैंने आपको। COP 28 के दरअसल जो अध्यक्ष है उनका नाम है सुल्तान अल जुबैर, और इन्हीं के वजह से ये जो है जनाब सीईओ हैं, एक सरकारी कंपनी है वहां की, तेल की कंपनी यूएई की, उसके सीईओ हैं, और यही मामला फंस आता है। और इनके जो विचार है, इनका जो सोच है जलवायु को लेकर के, ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, यह भी एक वजह आकर के बन जाता है। जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, उनके लिए, इनके अनुसार, यानी कि सुल्तान अल जुबैर के अनुसार जो है, यह कह रहे हैं कि इस तरह के जीवाश्म ईंधन है, इसका प्रयोग हम पूरी तरह से फिलहाल बंद नहीं करने वाले हैं, हम धीरे धीरे इसका प्रयोग बंद करेंगे। चूंकि देखिए, इनका भी अपना तर्क एक जगह सही है कि हम वैकल्पिक स्रोत पहले ढूंढ ले, उसके बाद हम इस तरह की चीजों को बंद करेंगे। लेकिन यूरोपीय संघ का कहना है कि नहीं, आप तत्काल इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि यह जो है अब एक दिन भी ज्यादा होता है तो हमारी जो पर्यावरण है, क्लाइमेट है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर वही मामला फंसा जाता है कि इन्हें कहा जा रहा है, यूरोपीय संघ को, कि आपने तो पहले ही मिशन कर लिया और फिर जब हमारी बारी आई, हमारी जरूरत है, तो आप हमें रोक रहे हैं। ये दोनों टकराव हो रहे हैं, इस तरह के दोनों के विचार जो है मिल नहीं रहे हैं। सुल्तान अल जुबैर जो है संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी कंपनी है एडनॉक गैस, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वहां की सरकारी कंपनी है, उसके ये क्या है, सीईओ हैं, और इन्हीं का ये दावा है कि ऑयल प्रोडक्शन जो है यूएई निकट भविष्य में बढ़ाने वाली है। और दूसरी तरफ यही व्यक्ति हैं जो कि COP 28 के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां जाकर के मामला फंसता है कि आपने ऐसे व्यक्ति को COP 28 की अध्यक्षता दे दी है, जो व्यक्ति आप ही के सरकारी कंपनी एडनॉल गैस का सीईओ है, और वह कहता है कि ऑयल प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने से इमिशन तो बढ़ेगा, दूसरी बात COP में यह टारगेट रखा जा रहा है कि इमिशन कम होगा। ये दोनों बातें तो अलग अलग है, यहां जाकर के मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी मेजबानी ही विवादों में पड़ गई है। अब वो मुद्दा हम लाते हैं हानि और ये जो क्षति निधि जो है, इसको लॉस एंड डैमेज की जो बात मैंने किया था, उसको लेकर के देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि COP 28 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन इसको अप्रूव कर दिया गया। अप्रूव करते हुए $450 मिलियन की उसमें राशि दे दी गई थी, और इसमें कहा गया, इसमें क्या मोटा मोटी क्या बातें हैं, देखिए, इसका नाम ही है लॉस एंड डैमेज, यानी कि डिजास्टर होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी गरीब देश में, जो विकासशील देश हैं, जाहिर सी बात है उनको फंड चाहिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिल सकता है? अमीर देशों से मिल सकता है, जो देश पहले प्रगति कर लिए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने प्रगति किया है, तो वहां पर कभी ना कभी औद्योगिक क्रांति रहा होगा, औद्योगिक क्रांति रहा होगा तो कार्बन इमिशन के वजह भी रहा होगा, यानी कि कार्बन इमिशन हुआ होगा और कल कारखाने लगे होंगे, तो उन्होंने पहले ही विकास कर लिया। उनसे कहा कि भाई आपके पास तकनीक है, आपके पास फंड है, आप इन देशों को दे दीजिए जो अभी इन चीजों से जूझ रहे हैं। तो यही पूरी तरह से एक बातें की गई थी। जैसा मैंने कहा, COP 27 में मिस्र में इसको लेकर के चर्चा किया गया था, विकसित राष्ट्र सब उस वक्त आगे आए थे। हालांकि उनका रवैया थोड़ा सा धुलमुल जरूर था, कुछ बातें थी, लेकिन हालांकि इसमें सारे चीजें होते हुए अलग से मीटिंग लेना पड़ा।
ठीक है, पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा जो है यूएई ने इसके लिए जद्दोजहद किया है और इसके लिए यूएई जो है वह धन्यवाद का पात्र भी है कि उन्होंने फाइनल जो है इसे अप्रूव करवा लिया है। तो इसमें जितने भी विकासशील देश हैं वह इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी देश को यह आमंत्रित किया गया है कि आप इस जो कोष तैयार किया गया है इसमें कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ पैसा दे सकते हैं, तो अवश्य दीजिए, आपको आमंत्रित किया गया है ताकि जो भी देश जिनका डैमेज होता है वह इस फंड से पैसा लेकर के अपना क्षतिपूर्ति कर सकें। यह पूरी बातें थी। कुछ बातें इंपॉर्टेंट, अब यहां से 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए जब भी आप कोप की चर्चा करेंगे, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की चर्चा करेंगे, तो आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। जैसे पहली बातें मैंने कहा था, आपको सबसे पहली चीज तो है सीओपी ही पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूएन जो FCCC है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट मीटिंग के लिए इंटरनेशनल संस्था है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये बातें अपने आप में थी। यदि कोप के बारे में यूपीएससी कोई प्रश्न करती है तो आप यहां से हल कर ले जाएंगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वह मैंने पहले भी कहा था, पेरिस समझौता है। और पेरिस समझौता जो है वह चर्चा में आ गया था COP 21 से, जो कि 2015 में हुआ था। 2015 में COP 21 होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और यह काफी चर्चा में रहा था। जलवायु परिवर्तन पर अगर मैं कहूं कि कोप का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सम्मेलन हुआ था तो वह पेरिस सम्मेलन था। यह चर्चा में इसलिए भी रहा कि 2015 में जब यह चर्चा में आया, इसमें फंड वगैरह दिए गए कि जो वही विकासशील देशों को कुछ पैसा वगैरह दिया जाएगा, विकसित राष्ट्र उसमें फंड देते थे। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों में हमारा विश्वास ही नहीं है और हम जो है मतलब अमेरिका, उसके जो टैक्स पेयर हैं उसका पैसा बर्बाद हो रहा है, इसीलिए मैं यूएसए को इससे बाहर निकालता हूं। और उन्होंने पेरिस समझौता से यूएसए को बाहर कर लिया था। यह अपने आप में उस वक्त का सबसे त्रासदी वाला फैसला था। हालांकि बाद में इस फैसला को बदल दिया गया। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने, फिर से अमेरिका जो है इस सम्मेलन के तहत, इस समझौते के तहत वापस आ गया। लेकिन उस वक्त यह बातें की गई कि बाकी देश पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि किसी भी देश ने अमेरिका के पद चिन्ह पे तो नहीं चला, लेकिन चर्चा शुरू हो गई। ब्राजील जो है उस समय यह चर्चा में आ गया था कि ब्राजील भी चाह रहा है कि वो पेरिस समझौता से बाहर निकल जाए। तो उस वक्त फिर से एक जो कह सकते हैं ना कि मुखौटा खुल गया दुनिया का, कि दुनिया क्या सोच रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। क्या वाकई जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, यूरोपीय देश हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के गंभीर नहीं है? तो फिर दुनिया की स्थिति जो है रहने लायक नहीं हो जाएगी। इसलिए पेरिस समझौता अपने आप में हमेशा ही चर्चा में आ जाता है जब भी जलवायु की बात की जाती है। जलवायु परिवर्तन पर देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है ये। अब समझ सकते हैं, कानूनी रूप से, और ये बाध्यकारी है। चर्चा पहले ही बता चुका हूं कि मैं COP 21 जो है वर्ष 2015 में और 2016 के नवंबर के 4 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसका भी उद्देश्य क्या है? वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है, और कम करने के लिए तक वैश्विक तापमान वृद्धि जो है उसको, जो औद्योगिक क्रांति के पहले की स्थिति थी उसकी तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने की बातें की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो होगा उसे हम लोग, या हम लोग मतलब पूरी दुनिया की बात की जा रही है, जो भी इसमें सदस्य देश हैं वह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। 2 से नीचे रखने की बात की गई है ताकि दुनिया जो है वह रहने लायक बची रह सके। तो इसमें इन सब चीजों की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और वहां पर फिर एक टॉपिक आ गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस का ये लक्ष्य जो रखा गया है। यानी कि 2-3 चीजें मैंने आपको बताया, कोप बताया सबसे पहले, फिर पेरिस समझौता बताया, फिर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। ये लिमिट तय किया गया है वैश्विक जलवायु को लेकर के। एक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है हम 1.5 तक रखेंगे, और तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक सीमित करना रखा गया है ताकि जलवायु संकटों से बचा जा सके। एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह है नेट जीरो। नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात की गई है। अच्छा, नेट जीरो शब्द जब आप सुनते हैं तो इससे क्या आपको अर्थ समझ में आता है? नेट जीरो कहने का मतलब होता है जो पूरा मूल जो होता है उसको जीरो करना। अब यहां पर शब्द पे ना जाइए, थोड़ा सा इसको समझिए कि कहने का मतलब है कि कार्बन का यहां पर कार्बन तटस्थता को लेकर की बात की गई है। तो नेट जीरो इमिशन करना व्यवहारिक तौर पर बहुत उपयुक्त नहीं लगता है। यानी कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज को पूरी तरह से आप जीरो कर देंगे। फिलहाल जो दुनिया की स्थिति है उसमें तो कम से कम
मतलब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल इस स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की जो बात की जाती है, उसमें यह कहा जाता है कि जितना इमिशन आप कीजिए, ठीक है, जितना भी इमिशन करेंगे उसको आप समायोजन कर दीजिए। समायोजन करने का तात्पर्य क्या है कि आप कुछ भी इस तरह का तरीका अपनाइए कि कुछ भी टेक्नोलॉजी अपनाइए, आप प्लांटेशन वगैरह कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी करके, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्वयं बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी करके जितना भी कार्बन इमिशन आपने किया या ग्रीन हाउस इमिशन किया, तो तकनीक अपना के प्लांटेशन करके उतने लेवल को कम कर दीजिए अपना, यानी कि समायोजन कर लीजिए। नुकसान वायुमंडल को आप नहीं होने दीजिए, पर्यावरण की क्षति नहीं कीजिए। कुल मिलाकर के यही बातें जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में था। यहां पर भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया है। कब तक? वर्ष 2070 तक। ये पॉइंट जो है चूंकि भारत के नजरिए से है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, उससे पहले एक बात यह भी समझ लीजिए कि भारत इसको लेकर के क्या पहल कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि भारत इसको लेकर के काफी तत्पर है, खुद प्रधानमंत्री सम्मेलन में गए हुए हैं। इसकी वजह है कि भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, तो जाहिर सी बात है भारत को तत्परता दिखानी होगी। भारत इसमें कर क्या रहा है, क्या काम कर रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के मैंने कहा कि लगातार भारत इस पर प्रयासरत है। भारत ने काम किया है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। संभव है यूपीएससी यहीं से प्रश्न कर दे, ये कोप वगैरह चर्चा ना करे, यहां से क्वेश्चन उठा ले, क्योंकि यह इस टॉपिक से जुड़ता है। वह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात किया गया है, यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत जो है तत्परता से इसमें शामिल हुआ है, भारत इसकी पहल किया था, और 2015 में ही पेरिस सम्मेलन जो हुआ था वहीं से ये चीजें चर्चा में आई थी। इसके साथ भारत के साथ फ्रांस भी है। फ्रांस की भूमिका इसमें क्या रहा, इसको लेकर के आप जरूर चर्चा कीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भारत में ही, भारत में कहाँ है, किस शहर में है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पर्यावरण को लेकर के, बचाने को लेकर के ये COP28 का जो सम्मेलन हो रहा है, आपको क्या लगता है कितना सफल होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये पेरिस समझौता कब लागू हुआ था, यह प्रश्न है, क्योंकि आजकल यूपीएससी जो है फैक्ट पूछने लग गई है। कई स्टेटमेंट देकर एक स्टेटमेंट फैक्ट का पूछ देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पेरिस समझौता क्या है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और कब लागू हुआ था, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे, उपयुक्त विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। किसी दूसरे मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, आपको आसान भाषा में समझना है, तो जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो बातें जरूर पहुंचाएं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।